Hello everyone, very good morning. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Rahul Churi sir from United Kingdom as a guest on the platform of Ankakshar Miracles. He is one amongst the 108 co-authors of our anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. So right now in UK also it's morning. So very good morning, sir. How are you doing today? Fantastic. Thank you so much. And before proceeding, we'll take the blessings from God and we'll begin this beautiful podcast. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ. Thank you so much, sir, for being with us. And I'm just going to start the screen sharing. Just let me know that is it visible to you? Yes, I can see the screen. So talking about Rahul sir, he's an IT consultant, and I'll be sharing one beautiful quote with you all from his article My Marriage Bliss versus Cursed. Curse, just 1 minute. And also the book covers. So this is the beautiful book cover of My Marriage Bliss versus Curse, which is an anthology of 108 co-authors. And this is Seven Lee of Life. Lee is basically learning, earning, and expectation. And this is that quote for which I was talking about. एक आर्टिकल का सार कह सकते हैं आप इसमें जो हमने निकाला हुआ है इसमें marriage is a friendship and what works and what does not is something even a toss cannot predict. And this is about Sir. He's an IT consultant. So, sir, is there something that you would like to add on more about yourself? So, over to you, sir. Well, अब क्या कहें हम? Are we doing this in English or we Mixed, are doing it? whichever is okay. So देखिए, ऐसा होता है कि when we marry, I mean, जो मेरा मैरिज का जो पर्सपेक्टिव है, the way I saw it was part of our सनातन कल्चर, which was like जो पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, बाद में आपका गृहस्थ आश्रम होता है। और मैंने पुराने मतलब सीरियल्स वगैरह में भी इसका मेंशन किया गया है कि अनलेस यू कंप्लीट द चार आश्रम्स, आपको आपका वो जीवन कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता। एंड ऑन दैट बेसिस आई डेफिनेटली कंसिडर अ मैरिज इज अ मस्ट, क्योंकि वो किसी ने कहा है ना कि एक आदमी को हमेशा सुखी रहना पॉसिबल, इट्स वेरी नॉट फेयर। सो इन दैट केस आई डेफिनेटली सपोर्ट मैरिज। द ओनली चैलेंज जो जहां तक मैं समझता हूँ अभी इन द करंट वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में is the way society sees the marriage, also from a legal perspective, how the marriage is seen. तो उस चक्कर में अगर आप आ जाते हो तो डेफिनेटली देर इज अ वेरी दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़ते हो तो मैं कहता हूँ कि मैरिज इज अ फैंटास्टिक थिंग। वैसे तो किसी आपके खास दोस्त के साथ भी आपका कभी भी यू आर ऑलवेज ऑन डजंट मीन आप यू ऑलवेज ऑन अ गुड टर्म्स। कभी कभी आपके खास फ्रेंड पे भी आपका गुस्सा रहता है, लेकिन आप फिर से जाके उससे बात करते हो एंड यू एक्सचेंज ईच अदर्स, यू आर एंग्री, यू रिमेंबर अरे तुमने मुझे ऐसा बोला था, बट फिर भी आप जाके उसके साथ गले मिल जाओगे एंड यू विल वांट टू मीट विद हिम। तो मैरिज उस तरीके से होता है। लेकिन मैरिज का जो एक एंड होता है, बिकॉज इट इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अभी आजकल तो उसको लीगली कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जब देर आर इश्यूज एंड व्हेन द लीगैलिटी कम्स इन द पिक्चर, देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। आप उसमें से कैसे निकल पाते हो अपने आप को, तो वो एक रिबर्थ ही होता है आपका। मतलब जिसने वहां पे गया है, एंड आई वुड नॉट टॉक अबाउट द जेंडर बायसनेस ऑफ द सिस्टम, बिकॉज नॉट नेसेसरीली इट इज, बिकॉज इट, क्योंकि लॉज आए थे वर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल। लेकिन समाज चेंज हो चुका है, वल्नरेबिलिटी हैज आल्सो चेंज्ड, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि कहीं भी बैलेंस आता ही नहीं है। मतलब देयर इज अ chaos theory जैसे, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है बट कहा ऑर्डर टू chaos और chaos टू ऑर्डर रहता है। यू आर ऑलवेज इन द ट्रांस।
तो उस हिसाब से अगर आप मैरिज को देखोगे तो यू कैनॉट प्रेडिक्ट। मतलब आजकल तो ऐसे हो रहा है, आप सेलिब्रिटीज के भी देखे होंगे कि मतलब क्रिकेटर्स के भी 20-20 21-21 साल के बाद मैरिज का डिवोर्स हो रहा है। एट दैट पॉइंट इन टाइम बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन देयर सब्सटैंशियल सीनियर एज 50, आप बोल सकते हो। सी जो 50s, मैं आई एम ऑल्सो इन 50s, लेकिन मैं खुद को अभी ओल्ड नहीं समझता क्योंकि मैं 50 में हूँ। लेकिन जो 20 साल का होगा उसके लिए तो 50 तो अंकल ही बनेंगे मतलब यू नो गेट द पॉइंट, द एज पर्सपेक्टिव। 21 ईयर्स के बाद अगर आपका डिवोर्स हो रहा है और आप अगर ब्रेकअप हो रहे हो और वो भी इन अ वेरी आर्गुमेंटेटिव है, तो फिर वो टॉस ही हो गया है कि मतलब आपने इतने साल साथ में गुजारे, अच्छे बुरे दिन सब देखे, एंड देन व्हेन द लाइफ का एक स्टेबिलिटी आ जाती है जहाँ पे आप वानप्रस्थाश्रम की तरफ जाते हैं, आपका गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका होता है बेसिकली, यू आर नॉट दैट्स व्हाट सपोज टू आपने बी। अपना टाइटल भी दिया है, मैरिज इज अ टॉस। तो वही मुझे समझना था कि उसके पीछे सस्पेंस क्या है। तो इट इज अ टॉस बिकॉज यू कैनॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि आज स्पेशली विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि वी आर अ मिक्सचर ऑफ अ कल्चर विच वी गॉट फ्रॉम द प्रीवियस एरास, एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू ए डिफरेंट कल्चर, और वो उसका ब्लेंड परफेक्ट दिख रहा है इस जनरेशन में कि डिवोर्सेस आर हैपनिंग एट अ वेरी लेटर स्टेज। मतलब ये जो मेरी वाली जनरेशन है, यहाँ पे इनके काफी लेट स्टेज में डिवोर्स हो रहे हैं बिकॉज दे केम फ्रॉम दैट अर्लियर बैकग्राउंड ऑफ के नहीं डिवोर्स होगा नहीं, वन मैरिज वन लाइफ। और अब सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा रहा है तो सब निकल रहे हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लोग करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए करते हैं, पता नहीं। आई मीन दैट इज अगेन अ वेरी एंडलेस टॉपिक कि क्यों करते हैं, एंड इट इज टोटली टोटली रैशनल भी नहीं है टॉपिक को डिस्कस करना। बट एट द एंड द फैक्ट रिमेंस इज के इतने डेट डिले के बाद अगर आपके डिवोर्सेस हो सकते हैं, या मैरिज के जो स्टार्टिंग में डिवोर्स होते हैं, आई वुड से दे आर लकी इन अ वे बिकॉज देर आर नो चिल्ड्रन, देर आर नो टू मच ऑफ हैसल, आप रीबिल्ड कर सकते हो क्विकली। लेकिन लेटर स्टेज में बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, एंड इतने लेटर स्टेज में जब होते हो तो कई सारे इमोशंस आपके जा चुके होते हैं, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज, डिस्कशंस, उसके बावजूद भी अगर होता है दैट मीन्स इट इज अ टॉस, राइट? क्योंकि देर इज नो लॉजिक। लॉजिक होता तो फिर कुछ और होता। So very दैट्स deep व्हाट आई थिंक। words. One has to really understand the importance. Like for some it's a bliss, for some it is a curse. But how they come out of that curse in a bliss way is that what they have to learn basically. हाँ, क्योंकि जैसे फ्रेंडशिप में होते हैं, आप किसी के साथ दोस्ती होगी आपकी किसी तो जब आप ब्रेक करते हो दोस्ती, चलो मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, तो 4-5 साल आप शायद बात भी नहीं करेंगे। दैट डजंट इम्पैक्ट योर डे टू डे लाइफ। लेकिन बिकॉज मैरिज कम्स अंडर द लीगल प्रीव्यू, इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। एंड अगेन वो डिपेंडिंग अपॉन कितना एनिमिटी है उस बीच में, कितनी निगेटिविटी है, और अगर चिल्ड्रन है उसमें तो फिर और ट्रबल होता है। तो दैट इज द होल थिंग। मतलब आई थिंक अगेन कि इफ बाय बाय लॉ, अगर हम जैसे कहते हैं ना कि हार्ट, यू कांट पनिश समबडी फॉर ब्रेकिंग अ हार्ट, तो बट टुडे दैट इज नॉट द केस। यू कैन गेट पनिश फॉर ब्रेकिंग अ हार्ट। that is what is marriage, because marriage is governed by the law। अगर एंड जहाँ पे नॉर्मल फ्रेंडशिप में आप किसी का दिल तोड़ दिया तो यू नो कितने सारे गाने होते हैं ना, हमारे शीशा हुआ दिल टूट जाता है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जोक्स है। लेकिन मैरिज में ऐसा नहीं होता। मैरिज में अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया, सच में तोड़ दिया, फॉर वट एवर रीजन, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, इट डजेंट मैटर, legally you are entangled, and that is where I think is a very difficult period to resurrection from out of it। और वो resurrection के लिए काफी टाइम लग सकता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट टाइम इट इज, एंड द पेन एंड द लॉस एंड एवरीथिंग। मतलब वो ऐसा होता है कि आपको कोई समझा भी नहीं सकता। और ऐसे उम्र में आके अगर आप हो जाता है तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो बैक एंड फाइंड अनदर लाइफ पार्टनर कि आप चलो आपको भी मिल जाएगा। तो यू नो इट्स अ मेस, एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ टॉस, बिकॉज इट्स अ मेस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, इट्स अ टॉस। So thanks for clarifying it so specifically. And before moving on to the next question, this matching coffee and this matching thing, and above all that background, this is थोड़ा सा डर सा लग रहा है. So what exactly you're doing? Something studies or something? What exactly it is? हाँ, तो एक्चुअली आई एम स्टडिंग मेडिसिन,
एंड आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। तो मैंने वो फर्स्ट ईयर में लाया था, तो मैंने उसको प्लास्टिक में कवर करके रखा है, बिकॉज वो बोन्स के नाम याद याद नहीं आ रहे थे। और बेसिकली जो आप जब देखते हो ना पिक्चर्स में, तो वो बोन्स अलग दिखते हैं। लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल में देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ये बोन क्या है। अ, एक सरप्राइजिंगली बात है कि जो हमारी उंगलियों के बोन्स के जो टाइप्स होते हैं ना, और पैर के जो टाइप्स सिमिलर टाइप्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ कंफू फाइटिंग में दिखाते हैं वो उंगलियों पे खड़े हो सकते हैं लोग। हम्म। तो वो बोन टाइप सेम होता है। आई वुडंट गो डीपर देन दैट, क्योंकि अभी तक मुझे डिग्री नहीं मिली है, तो आई कैन नॉट से दैट। But no problem. एंड We wish you a lot of success for the studies that you're doing. And next question to you is that we'd like to know the importance of mother and wife in one's life. देखिए, ये बहुत ही मतलब, आप अगर मैं इस लॉजिक को बता दूं, तो अगर आप देखोगे कि जो आई मीन अगेन मीडिया के हिसाब से आपको मीडिया ही देखना पड़ेगा, बिकॉज रियल लाइफ में हम देखते नहीं, यूजुअली किसी और के घर में क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते। मीडिया में दिखाया जाता है कि जो सास होती है, वो भी एक लेडी होती है, बहू होती है, वो भी लेडी होती है। और आपने कभी देखा नहीं होगा कि ससुर बहू का, या इको होता है, सास बहू का साजिश होता है, उसमें तो काफी जोक्स, आई मीन सीरियल्स, और अभी भी निकल रहे हैं, पहले भी निकलते थे, वट एवर। इट इज अ फनी थिंग दैट जो अगेन इट कम्स बैक टू द फंडामेंटल ऑफ सनातन, जहाँ पे सनातन इटसेल्फ हैज नॉट एबल टू कंक्लूड के शिव महान है कि शक्ति महान है, ये शिव पहले आया कि शक्ति पहले आई। तो ऐसा है ना कि वाइफ और मदर दोनों ही शक्ति है, और दोनों की शक्ति में जो 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 शिव होता है, अब जो लड़का होता है वो तो पिस जाता है। और या तो वो अब एक वाइफ की शक्ति को सपोर्ट करता है, या तो वो माँ की शक्ति को सपोर्ट करता है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो उसका रिजल्ट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन माय ओपिनियन, ये जो एक काइंड ऑफ एनिमोसिटी है हमारे सोशल समाज में, और हमारे ही नहीं, मतलब इंटरनेशनली भी कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में यही कुछ थोड़ा बहुत होता है। बट वहाँ पे बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बहुत पहले से है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली अभी अभी शुरू हुई है, बट फिर भी वो सेमी न्यूक्लियर है, क्योंकि हम फोन पे कांटेक्ट में रहते हैं, और काइंड ऑफ वो हो जाता है, काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली। लेकिन अगर वाइफ एंड मदर कुड हैव कम टुगेदर, तो शायद जो इंडिया का जो एक अभी करंटली जो एक थोड़ा सा गलत सा एक नेगेटिव आ रहा है, जहाँ पे मैरिजेस ब्रेक हो रहे हैं, वो शायद नहीं होता। यू कैनॉट ब्लेम द मदर, बिकॉज उसने भी उस बच्चे को पैदा किया है, उसको बड़ा किया है। शी हैज बीन विथ हिज रियली डाउन ट्रोडन टाइम। देन अनदर वुमन कम्स इन एंड नाउ शी सेज कि भाई तेरा काम हो गया, अभी तू पीछे हट जा, मैं इसको कंट्रोल करूंगी अभी। And that expectation that I can control him is wrong. Uh, Also, one other thing which I have noticed is कि जो वाइफ होती है उसकी भी एक माँ होती है, वो खुद भी एक माँ बन जाती है। वो खुद जब अपनी माँ से बात करती है, तो जरूरी नहीं है कि एवरी कॉन्वर्सेशन इज लाइक गले मिल के बात करना। कितने बार डिसएग्रीमेंट हो सकते, डिसएग्रीमेंट कैन हैपन इवन ऑन द शेड ऑफ द कलर विच यू आर बाइंग फॉर योर साड़ी, लाइक अरे यार ये शेड गलत है, नहीं नहीं मुझे यही शेड चाहिए, समथिंग लाइक दैट, सिली आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है। या उसकी माँ डांट देती है उसको कि तू क्या ये क्या कर रही है, ऐसा मत कर। लेकिन वो उस बात का बुरा नहीं मानती है, वो बोलते हैं हाँ चल मेरी माँ ने कहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, सास ने ऐसा ऐसा कहा, तो शी विल टेक इट टू एन एक्सट्रीम, अरे इसने मुझे ऐसा कैसे बोला, फिर देन वो एनिमोसिटी बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। मतलब डजंट हैपन इन एवरी हाउस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों शक्तियां जो आ जाती है इस घर में, अगर किसी शिव के पास जो बंदा है, इफ ही डजंट हैव द टेम्परामेंट टू मैनेज दिस टू शक्तिज, तो देन इट इज अनफॉर्चुनेट। क्योंकि मैं क्या कह सकते हो, उस कैटेगरी में अपने आप को फेस फेस करता हूँ, क्योंकि मैंने उन दोनों, मैं खुद टेम्परामेंटली काफी मेच्योर था जब मेरी शादी हुई थी, और मैं वो दोनों टेम्परामेंट को मैनेज नहीं कर पाया। एंड
In that sense, I would say that okay, to an extent, to a large extent, I would say it's my mistake. और आई वुड से कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने नीतीश भारद्वाज जो जिन्होंने कृष्ण का रोल किया था, उन्होंने कहा था कि लाइफ इज भाग्य इज पुरुषार्थ, प्रारब्ध प्लस पुरुषार्थ। सो प्रारब्ध तो आप लेके आ गए थे ना, आपका खत्म हो चुका था। जो गृहस्थाश्रम चालू होता है वहां पे तो पुरुषार्थ था। तो भाग्य अगर बदल गया है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिकॉज मेरा वो प्रारब्ध ही था, नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रारब्ध, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस पुरुषार्थ का था, यानी कर्म का था। पुरुषार्थ का ऐसा मतलब नहीं है कि इट्स अ मेल डोमेन, इट्स अ कर्म। तो वो लेडीज के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है उतना जितना मेल्स को है। सो इन टर्म्स ऑफ मदर एंड वाइफ, आई वुड से कि अगर जो उस बीच में जो बंदा है, जो पर्सन है, अगर वो शिव की शांति प्राप्त कर सकता है, जो दोनों का इंपॉर्टेंस समझ सकता है और दोनों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, वही आदमी अपने माँ माँ के भी रिस्पेक्ट कर सकता है, वही अपने माँ को भी टेक केयर कर सकता है, वही आदमी अपने वाइफ को भी टेक कर सकता है। बट इट इज इजियर सेड देन डन। इट इज नेवर दैट वे। इट विल टेक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, लेकिन जो वहां पे होती नहीं वो एज पे। एट द एज ऑफ 50 ईयर्स आई कैन गो बैक, क्योंकि मेरा ग्रोथ आस्पेक्ट खत्म हो चुका है इन दैट वे। तो मैं अब जाके कह सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। सेकंड चांस आपको मिलता नहीं है लाइफ में। तो अनफॉर्चुनेटली, यूजुअली वी डू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन द वाइफ एंड द मदर। देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि इस चॉइस से भाग सकते हैं, या सॉरी भागना गलत है, रॉन्ग वर्ड। इस बिकॉज चॉइस को ईच वन हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस, मदर की अपनी इम्पोर्टेंस है और वाइफ की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट दोनों को लेके चलना है तो ही वो बैलेंस, कहते हैं ना, वो बैलेंस होगा तो सारी चीजें सही से चल पाएंगी। और जैसे आपने कहा कि आजकल वो नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो इम्बैलेंस हो रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है सबके लाइफ में। तो जहां बैलेंस आ गई दोनों की चीजों में तो डेफिनेटली इट विल गो गुड। बट आपने जो एग्जांपल्स दिए, दैट दोज आर रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो लोगों को एक्चुअली बैलेंस बनाना पड़ेगा, that Shiva has to make that balance. यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यू हैव टू बिकम द शांत शिव, जो मेडिटेटिव शिव, ये दो शक्तियों को करने के लिए, वरना वो आपका कैलाश उजाड़ देंगी। So, since I have observed जितना भी अभी conversation, or you are a spiritual too, so what's your spiritual advice over here, और spirituality के बारे में basically क्या कहना है? सो एक तो डेफिनेटली मैंने एक ही श्लोक मुझे मैंने याद किया महाभारत का, सॉरी भगवत गीता का। अगर रिपीट करने बोलूंगा तो मैं शायद भूल जाऊंगा, लेकिन आई ट्राई इट। आई थिंक कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्माते संगोस्त अकर्मणि। एक्चुअली इसमें ना 3 सेंटेंसेस है, एंड वो 3 सेंटेंसेस ये है कि फर्स्ट तो डेफिनेटली आप कर्म करो, फल की आशा मत करो। दूसरा है कि कर्म के लिए, फल के लिए कर्म मत करो कि मुझे ये फल चाहिए तो उस हिसाब से, मतलब नैरो माइंडेड। एंड द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकर्मणी। आप बिना कर्म के भी मत रहो। सो जो हमारे यहाँ पे जो एक जो जो विविधता है थॉट प्रोसेस में, जो अब सनातन में देखते हो कि अद्वैत वगैरह वगैरह, जो वन गॉड एंड डुअलिटी एंड उसको सब मानते हैं, तो इसमें भी वही। तो उसमें जो भगवत गीता का जो मंत्र है अकर्मणि, उसमें यह कहा है कि संन्यास मत लो बेसिकली, तुम विरक्त मत हो जाओ। अकर्मणि का मतलब वही होता है ना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप शांत हो गए। तो कृष्ण डजंट एक्सेप्ट दैट, कृष्ण सेज डोंट डू दैट। नाउ ये मेरा क्या कह सकते हैं, जब पहले से ही था, लेकिन ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट रियली यूज इट अनलेस यू फॉल इनटू अ पिट। जब आप किसी डिफिकल्टी में पड़ जाते हो तो फिर आपको लगता है, जब आपको लगता है कि मुझे ऐसे बाहर निकलना है, तो आपको कुछ तो पावर चाहिए। तो ये मेरा मंत्र है, और इस मंत्र से मेरा बहुत उद्धार हुआ है। 1 साल तक तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब मैं काफी सिचुएशन में था, तब मैं इस मंत्र का ही भरोसे पे था, मम्मी उठना है, काम करना है, बस तू बाकी सब भूल जा। सेकेंड थिंग, वेरी सरप्राइजिंगली, मेरे से कम 30 साल छोटी एक बच्ची बच्ची मतलब शी वॉज अ न्यू फ्रेश रिक्रूट इन अवर कंपनी, एंड तो
उस मैंने इसको सब बोलते बोलते उसका मेरे मुंह से बिटिया नाम निकल गया उसका। मैंने बोला अरे, तो उसने बोला कि हाँ ये यही मेरा नाम बोलना, मुझे बिटिया ही बोलना। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तो 30 साल से मैं तुमसे मतलब डैडी की उम्र का हूँ तुम्हारे। तो उसने मुझे बोला मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं वो शी केप्ट ऑन फॉलोइंग मी, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 महीने से मुझे फॉलो करती कि आर यू डूइंग दैट, आर यू डूइंग दैट। और मैंने ऑब्जर्व किया कि यू हैव टू थिंक ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। आपको उस पॉजिटिविटी का मैनिफेस्टेशन करना है ही है। बिकॉज नेगेटिविटी का, अगर आप पॉजिटिविटी का मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे, फोर्सफुली थिंकिंग पॉजिटिविटी, फोर्सफुल थिंकिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाओगे एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि यू विल देन थिंक अबाउट अ नेगेटिविटी, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल कोर्स, राइट। हमें ऐसे लगता है अरे यार सब बर्बाद हो गया, डूब गया, मर गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो सेकंड चीज मुझे, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि यार हो सकता है कि तू मेरी पिछले बर्थ बर्थ की बेटी ही हो, तो ये जन्म में आके मुझे तूने इस चीज को तूने मुझे बता दिया कि तो अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, शक्ति के। शिव इज इनकम्प्लीट विदाउट शक्ति। तो जब मेरे पास मेरी शक्ति कम हो गई एक तरफ से, तो आप कह सकते हो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका। आप इसको मिराकल बोल सकते हो या बोल सकते हैं जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऑफिस में कोई मिल गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई, तो कोई अच्छा मिल जाता है, कोई बुरा मिल जाता है, लेकिन आई डू कंसिडर दिस एज अ डिविनिटी के जो शक्ति की कमी थी जो हुई, तो वो मेरे सो कॉल्ड बिटिया ने मुझे बता दी। और हमारा प्रॉमिस भी हो चुका है, मैंने कहा है कि अभी नेक्स्ट बार में तो मेरी बेटी बनेगी, तो बोलते हैं हाँ हाँ पक्का पक्का, तो हमारा डन डील हो चुका है। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी यहीं पे है। आई डू बिलीव इन द रीबर्थ, रीइंकारनेशन, क्योंकि वो होता ही होता है, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि आप यू कैन बी बॉर्न इन अ वेरी वेरी इम्पोवरिश्ड सिचुएशन, यू कैन बी बॉर्न इन अ वेरी फिजिकल डिसेबिलिटी, लेकिन वैसा हुआ नहीं हमारा। ऑन एन एवरेज हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, तो हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए थे कि हमें अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छी सुविधाएं मिली। आई गॉट टू कम टू यूके। अच्छा ठीक है, मैंने हार्डवर्क किया, लेकिन मेरे से भी ज्यादा शार्प उस वक्त लोग थे जिन्होंने, आई कुड सी देम कि अरे यार ये तो काफी तगड़ा इंसान है यार, इसको तो बहुत आता है, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे मिली। तो इसमें तो कहीं तो भी तो प्रारब्ध था। तो इट गॉट टू इट। सो मेरी स्पेशलिटी यहाँ है कि एंड इफ आई कैन रिमेम्बर इट टुवर्ड्स द कोर्स ऑफ लाइफ इज वन इज दैट, अभी हालांकि अ, मेरा गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है एंड मैं एक वानप्रस्थाश्रम की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आज के तारीख में जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, उसमें मुझे पुनः ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, तो मुझे वो पुनः करना पड़ेगा। अगर वो करना है और अगर मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो आई हैव टू मेंटेन माई बॉडी। बॉडी मेंटेनेंस ऐसी होती है कि यू नो नॉर्मली जो 50s के बाद ही आपके सारे एलिमेंट्स, एज रिलेटेड एलिमेंट्स चालू हो जाते हैं, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। आई मीन वेरी फ्यू लकी पीपल विल गो थ्रू द एंटायर लाइफ स्पैन के उनको कुछ ऐसा कुछ मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन यूजुअली चालू होते हैं। तो उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, एंड प्राणायाम से लेके हठ योगा से लेके मेडिटेशन। हालांकि मुझे मेडिटेशन जमता नहीं बिल्कुल, बिकॉज माई थॉट्स आर नॉट दैट कॉन्स्टेंट। तो योगा पे है। और वन थिंग वन हैज टू रिमेम्बर इज दैट जो शिव शक्ति है, दैट इज द लास्ट पार्ट इज दैट वंस यू आर नियर डेथ और टुवर्ड्स डेथ, ध्यान में यही रखना है कि जो कुछ भी थॉट प्रोसेस था वाज विथ योर बॉडी एंड हैज नथिंग टू डू विथ योर सोल। खत्म। तो आज तो काफी कुछ सीखने मिल रहा है सिंस यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, सो दिस कुड बी अ रियली एन इंस्पायरिंग इंटरव्यू आई कैन से फॉर दोज हु वुड बी लिसनिंग इट और दोज हु आर लिसनिंग राइट नाउ। सो एक्चुअली सुन के बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम हैविंग दिस डीप थॉटफुल कन्वर्सेशन विथ यू। एंड ऑल्सो सिंस यू आर एन आईटी कंसल्टेंट, सो यहाँ पे ऑडियंस जो एक्साइटिंग है कि एक कॉर्पोरेट एडवाइस मिल सकता है हमें आपसे कि जैसे कि ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है इन आईटी इंडस्ट्री इन कमिंग फ्यूचर, आप शेयर करें सबके साथ। और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग कैसे जी सकते हैं, बिकॉज सिंस आई एम एन एक्स बैंकर टू, तो मैं मुझे भी अच्छा लगेगा पुराने दिन को अपने याद करने को, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी के बारे में बात करते हैं। देखो, जहां तक मैंने देखा है यूके में, तो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी वर्क हैज शिफ्टेड आउट ऑफ यूके। मतलब
एक्सेप्ट द गवर्नमेंटल, जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह का जो कुछ होता है, वो नॉन ब्रिटिश तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो बचा है। वरना यहाँ पे रहना मुश्किल होता है आईटी में, क्योंकि पूरा काम इंडिया शिफ्ट हो चुका है। एंड आई मीन लेट्स नॉट गो इनटू द जियो पॉलिटिक्स, बट जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि इंडिया में तो काम आता रहेगा। अच्छा, सेकंड थिंग है कि इंडियन ओन मार्केट, जो इंडिया का, जो भारत का जो एक खुद का जो मार्केट है, वो भी डेवलप हो रहा है, जो कि मुझे काफी सरप्राइजिंग था कि मेरे मुझे फ्रेंड ने बताया कि ही इज गेटिंग द सेम पेमेंट फ्रॉम अ कंपनी विच इज कैटरिंग टू द इंडियन क्लाइंट्स। सो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं कि आप एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी की सैलरी मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप आपके पास उतना रेवेन्यू है, इसका मतलब यही है कि आपके क्लाइंट्स आपको पे कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अ, भारत में तो आईटी की कमतरता होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप पहले आप पूरे फॉरेन मार्केट्स पे डिपेंड थे, आज आजकल आपकी कंपनी इंटरनल मार्केट पे डिपेंड। और हमारा एक मतलब ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग फ्रॉम द यूट्यूब एंड अदर वीडियोस ओनली, कि जो हमारे इंटरनल कंजम्पशन है वही एक सेविंग ग्रेस है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, कि बाकी सारे कंट्रीज का इंटरनल कंजम्पशन का फंडा ही नहीं था, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। और हम लोग तभी हम ही हमारे गवर्नमेंट को बोलते थे कि अरे हमारा भारत एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता। आज पता चल रहा है कि वो कर नहीं रहा, तो अच्छा कर रहा था। अच्छा तो नहीं कर रहा था, मतलब एक्सपोर्ट होना भी चाहिए, बट इंटरनल अगर आप कर रहे हो तो उससे बेटर नहीं। तो मेरे हिसाब से तो भी आईटी में कुछ चेंजेस इंडिया में तो कमी नहीं होनी चाहिए, प्योरली बिकॉज वी हैव गॉट टू मार्केट्स। वन इज इंडिया का खुद का मार्केट, हमारी जो पॉपुलेशन है इज इक्विवेलेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज को आप पकड़ लोगे तो उधर उधर आ जाती है। तो हमारे पास आप देखोगे तो तीन चार मार्केट सोर्सेस है मेरे हिसाब से। एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट का काम है, एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का काम है, और एक आप समझ सकते हो कि एशिया पैसिफिक ओशियाना, वहां से थोड़ा बहुत आ सकता है, और खुद का इंडिया का काम। तो पांच सेक्टर्स, दैट इज हाउ आई सी इट। वन थिंग वन हैज टू रिमेंबर इज दैट टेक्नोलॉजीज चेंज। तो उसमें कोई भी मतलब गलतफहमी मत रखना कि मैं इस टेक्नोलॉजी में अभी बॉस हूं तो आई एम सेट फॉर लाइफ। नो, आपकी टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है, आपको अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा, और आपको वो चॉइस देना पड़ेगा कि कैन आई स्टे इन दिस टेक्नोलॉजी में, क्या मैं आगे आगे दूसरे इधर जाऊँ वगैरह वगैरह। तो वो दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चर। सो दैट्स द आईटी साइड ऑफ थिंग्स। अब्रॉड का, जैसे मैंने कहा था कि सोच समझ के डिसीजन लेना, बिकॉज अभी मैंने जैसे कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आईटी जॉब्स, बिकॉज आईटी जॉब्स इंडिया में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ होगा यहाँ पे। इसका मतलब जीरो नहीं है, टफ है। और जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज एवरी कंट्री विल, यहाँ की भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी वो भी कर लेगी, तो जरूरी नहीं है जीरो होता। कमिंग बैक टू द कॉर्पोरेट कल्चर, मेरा तो इतना ही कहना है कि मुझे तो कॉर्पोरेट कल्चर का स्पिन बहुत देरी से समझ में आया। बेस्ट थिंग आई वुड से इज दैट देर इज अ वंडरफुल जोक इसमें कहा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर वन सेज बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर टू सेज इफ बॉस इज रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर वन। तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड कॉर्पोरेट में जो लैडर जो होती है, वो जल्दी आप फास्ट किसी भी हालत में चढ़ नहीं सकते। अगर आप बहुत ज्यादा उतावले होके कुछ ज्यादा कुछ करोगे, तो यू कैन बिकम अ न्यूसेंस टू अदर पीपल, इन द सेंस कि लोग आप पे थोड़े से नाराज हो जाएंगे, अरे यार ये तो बहुत तेज जा रहा है। इनफैक्ट योर ओन बॉस कैन बी लाइक, अरे यार ये तो जरा ज्यादा ही तेज है। सो वो जो बैलेंस आपको रखना है, अगेन द सेम थिंग, बैलेंस। तो आई कैन नॉट एडवाइज मच ऑन द कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि मैं कभी उसमें स्ट्रांग था ही नहीं मेरा पॉइंट। लेकिन इतना मैंने डेफिनेटली, मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया था, और मैंने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, बट बोला कि कंफ्यूजन इज द बेस्ट स्टेट। बट आप आपने तो जितना सीखा कंफ्यूज बॉस इज ऑलवेज राइट, वो सबको वही सीखना पड़ता है पहले। अगर काम करना है उस कंपनी में तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। रेस्ट तो आप कुछ भी कर लो टीम के अंदर, बट जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, ही इज ऑलवेज राइट। या आप, आपका बॉस, आपकी टीम, आपका ये बहुत होता है। आपकी अपनी लॉयल्टी आपको आपके बॉस को देनी पड़ती है उस वक्त के लिए। जब आप अपनी लॉयल्टी उस बॉस के लिए दोगे, तो वो बॉस, अगर उसके बुरे दिन में आपने उसको लॉयल्टी दे दी, तो आपको डेफिनेटली वो आपके अच्छे दिन में आपको उसके अच्छे दिन में आपको आगे लेके जाएगा। अल्टीमेटली आपको गॉडफादर कोई ना कोई तो पकड़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक
यू कैन कीप ऑन विनिंग पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स एवरी टेक, आपका एक ऊपर गॉडफादर बन जाएगा एक, तो वो जैसा आगे जाएगा आपको लेके जाएगा, तो और हर आपका वो कोई थोड़ा अपने बहुत काम से खुश होगा ये भी नहीं है, बिकॉज कितना भी अच्छा कर लो देयर हैज टू बी समवन जो अपनी गलती निकालेगा ही निकालेगा। सो यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। होता ही नहीं है वो, क्योंकि आपका वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अनदर थिंग इज, एंड अगर दिस हैज कम डाउन टू दिस पॉइंट, कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर हम बोलते हैं कि ये भी अगर आप कह सकते हो कि एक वेस्टर्न, आई वुड से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज नॉट अ राइट वर्ड, बट अगेन ये ऑल्सो एक कॉन्ट्राडिक्ट टू द सनातन वे ऑफ लाइफ, क्योंकि सनातन वे ऑफ लाइफ में क्या होता था कि अगर आप देखोगे कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आप देखोगे कि गुरु वगैरह बहुत, दे वर वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड टू गिव पनिशमेंट टू जो लोग सिखाते थे। मतलब मैंने एक किसी किसी एक, इज अ ग्रेट यूट्यूबर, भक्ति वेदांत में उन्होंने देते, तो उनका एग्जांपल ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था उनको, उनके गुरु को। तो गुरु ने उनको बोला कि जाओ ये पानी लेके आओ नीचे से, तो वो उनको कुछ जाना पड़ा, हरिद्वार में कहीं थे वो, या किसी ऋषिकेश में कहीं पहाड़ों पे थे, तो पहाड़ उतर के कैसे वैसे करके पानी, बहुत डिफिकल्ट पोजीशन से उनको पानी लेके आना पड़ा, एंड देन ही गिव एन एग्जांपल एंड देन ही एक्सप्लेन्ड हिम। तो गुरु ऐसे होते थे, तो गुरुज वर स्ट्रिक्ट, दे वर पनिश्ड आल्सो। लेकिन अगर आप जो एक पुराने भारत की जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती थी, जहाँ पे ऐसे कहते थे कि दुकानदार अपना बिजनेस होने के बाद नए आए वाले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कस्टमर को पड़ोसी के दुकान में भेजते थे कि भाई तुम वहां पे जाओ। सो ये जो एक इंटरनल, आप बोल तो सकते हो उसको सोशलिज्म, ये जो एक नेचुरल सोशलिज्म था कि नहीं यार मैंने तो मेरा बिजनेस कर लिया, आज मुझे ज्यादा अमीर नहीं होना है, ठीक है, तो उसने कुछ नहीं किया तो उसको थोड़ा तो मिलना चाहिए, जो था, वही अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में यूज करोगे, तो ये जो स्ट्रेस नहीं होगा कि जैसे कि अगर कोई मैनेजर है, वो अगर किसी नए बंदे को एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि भाई देख तू तू नया है, इस तरीके से बिहेव नहीं करते। अच्छा एक दो बार समझाने के बाद अगर अगर वो द पर्सन इज नॉट लिसनिंग, देन यू आर राइटफुल टू टेक। होता क्या है कि पीपल डोंट टेक एफर्ट्स, एंड अगेन राइटली सो, क्योंकि मैनेजर्स भी अगर सोचते हैं कि अरे यार तू यहाँ पे पहुंच गया है और तुझे मुझे अभी समझाना पड़ रहा है, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि यार तुमने तू क्या कर क्या रहा था फिर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट आई डू बिलीव कि अ, समझाने से कोई काम नहीं बनता, कॉज एंड इफेक्ट होता है, आप सिर्फ समझा के रखोगे तो फिर जरूरी नहीं है कि सामने वाला आदमी आपके लिसन भी कर सकता है। अगेन द सेम थिंग, इट्स एन एम्बिग्विटी, इट्स अ कंफ्यूजन, एंड वन हैज टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। अगर आप जो नेचुरल कोर्स ऑफ जो साइकिल है उसको फॉलो नहीं करते और उसको अगर जंप करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली देन यू विल फेस काउंटर्स। इफ यू डोंट जंप इट, देन प्रोबेबली यू माइट नॉट फेस द काउंटर, बट अगर जंप नहीं करोगे तो आगे भी नहीं बढ़ोगे। सो So yes, अगेन दैट one द होल, has to really learn a lot in life from all the mistakes, and that keep that balance in their life. So what would you like to give the message from your Article 7 lay of life, which is learning, earning, and expectation? सबसे पहली बात तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ओके, बिकॉज हम लोग, again we go back, the reference point for this whole conversation is what we have learned in our culture, right, कि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम आप पूरा सीख लो। तो उस वक्त ऐसा होता था कि आप जब वेदांत वगैरह से सब सीखते थे, जब सूर्य सिद्धांत वगैरह सीखते थे, तो आपको पूरा प्लानिटरी मूवमेंट्स, आपको सब कुछ पता चलता था, एस्ट्रोनॉमी से लेके जियोलॉजी से लेके ज्योग्राफी तक सब पता चल जाता था, वेदर पैटर्न्स क्या होते हैं। मुझे अभी तक याद है कि मेरे जो ग्रैंडफादर के ब्रदर थे, छोटे ब्रदर थे, उनको नक्षत्र वगैरह मालूम पड़ते, बाय हार्ट थे उनके, कि अभी हाँ अरे ये नक्षत्र है, इसमें बारिश होगा शायद, अरे इसमें बारिश नहीं आया तो इसमें, तो ये जो नॉलेज था अबाउट दैट लैंड, तो वो मिल जाता था। तो आप पूर्ण तरह से क्या कहते हैं, परिपक्व हो जाते थे। आपको भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो उनका बहुत ये होता था कि ये मत खाना, ये थोड़ा हीट वाला पदार्थ है। हालांकि उस वक्त जो जहाँ से मैं महाराष्ट्र के रीजन से हूँ, जहाँ हमारा जो गांव है, वहां पे समर्स में भी, मुझे याद है जब मैं बचपन में था, समर में भी मतलब जब 27-28 डिग्री का टेम्परेचर होता था, मुझे अभी भी याद है कि मैं जब रास्ते से चल के जाता था, इट इज लाइक 1980s 85 में, यू कुड फील द शिवर इन द इवनिंग के, बिकॉज कपड़े तो हमारे
कॉटन की होते थे, ऐसे नहीं तो शिवर होता था कि हवा आ गई तो थोड़ा शिवरिंग टाइप हो जाता है, अरे थोड़ी ठंड लग रही है, शाम हो रही है। आज अगर आप जाओगे तो पसीने से लथपथ हो जाओगे, वो बात अलग है। तो वो जो जो नॉलेज था वो पूरा था। आज हमें वो नॉलेज पूरा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग दोज थिंग्स, वी आर लर्निंग समथिंग एल्स। सो दैट मीन्स आपको डेफिसिट भरना पड़ता है। वो क्यों रखा गया था? ताकि आपकी एक लाइफ को एक, क्योंकि साइकोलॉजी सब कुछ सिखाया जाता था कि क्या गलत है क्या नहीं है। तो वो हमें, हम कंप्लीट नहीं करते उस 25 साल में, तो हमें म, अंत तक हम डिस्कवरी करते रहते कि अरे ये ऐसा था क्या, अरे यार ये ऐसा था क्या, ओके ओके। सो वो डिस्कवरी के लिए आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। दैट्स द एंड। एक्सपेक्टेशंस का क्या है ना, कि मतलब इसमें तो कई सारे लोगों ने लिखा है, लो एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस। एंड गौतम बुद्ध का भी वही था कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एंड अगेन, इस दूर में जाने के लिए जरूरत ही नहीं है ना कि कृष्ण ने तो भी वही कहा है उसके कर्मण्य, जो वादिका का जो मंत्र है, उसमें जो श्लोक है उसमें वही कहा है ना कि तुम कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। व्हाट इज ही सेइंग? अब तुम बिना फल के अपेक्षा तुम कर्म करोगे, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, राइट? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ और मैं मेरी डिग्री में पास हो जाऊं, तो वो तो मेरा एक्सपेक्टेशन हुआ ही हुआ ना। बट ग्रेटर एक्सपेक्टेशन जो है मेरा कि अरे मैं वो डिग्री करने के बाद मैं मेरा एक क्लिनिक खोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये तो शेक्सपियर के सपने हो गए। सो एक्सपेक्टेशन कहाँ पे रखना है? एक्सपेक्टेशन यही रखना है कि लेट मी अचीव माई फर्स्ट टारगेट। और बाकी क्लिनिक जैसे आपने कहा वो डेस्टिनी में होगा तो डेफिनेटली होगा, और ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी में होगा, बट एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे तो वो डेफिनेटली मिलेगा, मिल जाएगा, तो ग्रेटिट्यूड। अगेन अगेन सॉरी, आई यूज द वर्ड अगेन अगेन लॉट ऑफ टाइम्स। वो उसी पॉइंट पे आ जाता है कि आपका मैनिफेस्टेशन, जो मैंने अभी मेरे बिटिया ने मेरी बिटिया ने समझाया मुझे, मुझे बोलती है, तो आई डू बिलीव इन टू इट। अब मैंने उसमें बिलीव करना चालू कर दिया है कि अरे यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू हैव अ बिलीफ सिस्टम। अब बिना बिलीफ सिस्टम के जा ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी चीज को मानता नहीं हूँ, मानती नहीं हूँ, एंड आई विल जस्ट गो एंड गो। तो या कर सकते हो वैसे, आप जी के देख लो। आपको अगर अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो फिर वेल एंड गुड। वो भी एक अच्छी बात ही है कि अगर मैं किसी सिस्टम में बिलीव नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ अपना कर्म किया जा रहा हूँ, तो आप अगेन यू फॉलोइंग द भगवत गीता। अब गीता में भी लिखा है कि कर्म करते जाओ। बट टू गेट अ होलसम एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ, क्योंकि अगेन आई एम कमिंग फ्रॉम द वर्ड सदगुरु का, जो मैंने बहुत सारे श्री श्री रविशंकर के बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, उसमें भी वही इंपॉर्टेंस है कि यू हैव टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। और एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कहना बहुत आसान है, बट माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। एंड ये मैंने खुद ने करके देखा है कि काफी पेनफुल सिचुएशन को मैंने मैनिफेस्टेशंस के द्वार से मैंने कहा कि चलो इसको हम पॉजिटिव देखते हैं। अगर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो होना ही नहीं था, और आगे बढ़ो। इट्स अ हार्ड वर्क, यू कैनॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी, अच्छा कुछ लकी हो लोग होते हैं बट अगेन वी आर सेइंग दैट दे आर लकी। हमें नहीं पता रहता है कि उनके उनके पास चैलेंजेस क्या हुए और उन्हें कैसे अपने आप को ढाला कि हमें लग रहा है कि वो लकी है। सो इट्स ऑलवेज ए So वर्क। we can just do this to you for all the thoughtful, deep thoughts, lessons. Basically, it was totally inspiring. And just before ending, a last question to you: what advice, or basically, what was your experience with Ankakshar Miracles? And new authors को क्या recommendation देना चाहेंगे आप? सो मैं एक टाइम पे कॉलेज में अच्छी खासी पामिस्ट्री कर लेता था, और अच्छी खासी न्यूरोलॉजी भी कर लेता था। मैंने यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव का एक एक्सीडेंट प्रेडिक्ट किया था उनके हाथों को देख के। उनका एज के हिसाब से बोला था कि ये आपका एज है अप्रोक्सीमेटली, तो वो बोले कि आपको कुछ होगा नहीं ज्यादा, लेकिन हो जाएगा। यकीन नहीं मानोगे, वो सच हुआ। सच हुआ मतलब, कहीं पे जा रहे थे तो उनका गाड़ी का टायर फटा, और वो पुराने जमाने में वो सीट बेल्ट वगैरह तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो गाड़ी रोल आउट हो गई और वो गाड़ी के बाहर निकल गए फॉर सम रीजन। और जब रोल आउट नीचे आ गई तो गाड़ी उन पे बॉडी पे आ गई, और साइलेंसर का पाइप उनके हाथ को लगा। दैट्स इट, उनका हाथ जल गया था।
मैंने कहा था मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्राई टू अवॉइड। ट्राई। तो वो आ गए और मुझसे पूछने लगे, अरे तुझे कैसे पता चला, मुझे बताओ और बताओ और बताओ। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, तो मैं वो सब कर रहा था। मैंने क्या नोटिस किया, और कि जब मैं दूसरों को प्रेडिक्शन दे रहा था, तो कहीं तो लग रहा था कि मेरे ग्रह कुछ घूम रहे हैं, मतलब आई एम टेकिंग द हिट आउट ऑफ इट। अभी छोटा था मैं, तो 17-18 साल का ही था कंपेयर टू दैट। तो आई डोंट, तो मैंने सोचा यार ये तो ठीक नहीं होगा, मैं तो रोक देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने वो, आप सोच तो, छोड़ दिया। लेकिन छोड़ते वक्त मैंने मेरी जो सिग्नेचर थी वो मैंने 19 नंबर की कर ली, एज पर माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। आज तक उस सिग्नेचर का जो नंबर है, वो नंबर ने उसमें मुझे दगा नहीं दिया। क्योंकि आप सोच सकते हो कि मैंने सिग्नेचर मेरे पासपोर्ट पे की, 15 दिन में मेरा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए गया। लिटरली 15 दिन में पासपोर्ट 1 नवंबर को आया था, 15-13 नवंबर को वो स्टैंपिंग के लिए गया फॉर अ वीजा। तो यू कैन से दैट कि माई एक्सपीरियंस विद दिस palmistry, numerology is very profound. I have seen the power of it, experienced the power of it, और बाद में मैंने किसी और के लिए देखना छोड़ दिया, बिकॉज फॉर द सेम रीजन, क्योंकि मैंने वो प्रॉबेबली मैंने किसी गुरु से ली नहीं थी ये विद्या, मैंने खुद पढ़ पढ़ के सीखा था। उसके वजह से शायद उसका रिवर्स इम्पैक्ट मेरे पे पड़ने लगा। तो मैंने मेरे लिए अपना ठीक ठाक कर लिया, और मैंने उस चीज को छोड़ दिया। दैट्स माई वर्ड ऑन इट। आई डेफिनेटली बिलीव इन दोज वर्क। द पॉइंट इज दैट जितना हारमोनियसली आप अपने आप को ढाल सकते थे, एट एज ऑफ 50 मैं ये सोच रहा हूँ। 25 का साथ था तभी मैं सोच रहा था कि आई कुड ब्रेक द वॉल्स। हारमोनी, कहते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट हारमोनी, मुझे ये चाहिए, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर इट। और वैसा ही होता है ना, आप जब जोश में होते हो तो आप वो करते हो, लेकिन व्हेन यू रीच टू एन एज आप सोचते हारमोनी का सोचते। तो दैट अगेन कम्स बैक टू द होल थिंग कि अगर ये नॉलेज जो है हमें, अगर मुझे 25 साल के पहले मिला होता कि हाउ कैन आई बी हारमोनियस एज वेल एज हाउ कैन आई बी अ डैशिंग। डैशिंग मतलब नॉट एज एन गुड लुकिंग, बट डैशिंग एज इन हाउ डू आई ब्रेक द वॉल्स। सो कॉम्बिनेशन, तो 25 साल तो काइंड ऑफ लाइक वेस्ट हो गया ना, कि इंफॉर्मेशन जो थी अवेलेबल नहीं मिली, और आज उस कंक्लूजन में पहुंचा। बट बेटर लेट देन नेवर। सो आई डू बिलीव इन दिस न्यूमरोलॉजीज एंड थिंग्स। एज आई सेड, मेरा सिग्नेचर तो 19 नंबर का है, मैं तो वो चेंज नहीं करने वाला, बिकॉज इट हैज बीन वेरी लकी टू मी। जैसे ही मैंने वो कर दिया है, मैंने वही देखा कि सबसे लकी नंबर क्या है, 19, चलो कर दो इसका सिग्नेचर। आई थिंक पीपल शुड फॉलो इट। फॉलो नहीं, मतलब देख लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक सिंगल फैक्टर तो नहीं डिसाइड करता ना कि चेंजेस को। आप एक फैंटास्टिक सिग्नेचर करके फिर से आप कर्म पे ध्यान नहीं दोगे, अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मल्टीपल फैक्टर्स इम्पैक्ट। एंड वन थिंग आई विल लास्टली आई टेल यू, कि जब मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने मेडिसिन में जब पढ़ा था, तो मैं जब पढ़ रहा था मुझे ध्यान में आया कि ह्यूमन बॉडी सर्वाइविंग इज अ मिराकल। क्योंकि इतने सारे फॉल्ट्स है उसमें, इतने सारे फॉल्ट लाइंस है कि ये हो गया तो ये हो सकता है, ये हो गया तो वो हो सकता है, यू आर रीडिंग द डिसीजेस, और कई सारे डिसीजेस में ये हो गया, ये हो गया, अल्टीमेटली कैंसर। तो मैं, व्हाट थॉट केम टू मी जब लेक्चर चल रहा था, क्या बात कर रहे हैं, इट्स रिटन इन द सिलेबस, ऐसा नहीं कि इट्स अननोन। ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल इज अ मिराकल। तो आप सोच सकते हो कि मेडिसिन, मेडिकल वर्ल्ड में काफी प्रोग्रेस हुआ है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे कंडीशंस हैं जिसको कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। दे कॉल इट इडियोसिंक्रेसी, कि कोई लॉजिक ही नहीं है, हो रहा है तो आपको, लेकिन दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। सो अगर आपकी ह्यूमन बॉडी इतनी वल्नरेबल है, तो आप समझिए कि आपका एनवायरनमेंट कितना वल्नरेबल है। मतलब उस बॉडी में कितने सारे जीव जंतु आप लेके चलते हो, बैक्टीरियाज एंड अदर थिंग्स विच आर कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडी, फूड डाइजेशन, गट डाइजेशन। आपके पैथोजेंस होते हैं आपके साथ, जो आपको हेल्प भी करते हैं, आपको खराब भी करते हैं। यू आर गोइंग थ्रू एन एनवायरनमेंट विच इज नॉट हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज, फ्लैश डाल दो जमीन पे, तो आपको पता चलेगा उसमें कीड़े पड़ेंगे या पैरासाइट्स विल अटैक। तो लिविंग पे भी पैरासाइट्स होते हैं, यू गो टू एनी गौशाला वगैरह, एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई दे टॉक अबाउट देसी नस्ल ऑफ काउज एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ दोस जेनेटिकल इश्यूज। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इंडिया के, जो मैंने देखा है, आप उनकी स्किन देखना, काफी शाइनिंग होती है वो। दे दे लुक
perfectly clean and fit. Most of them, unless they have been viciously attacked or समथिंग फिजिकल हार्म किसी ने किया होगा तो उनको, अरे यार रेयरली उनको डिसीजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स जिनको, जो कभी भी कोई उनकी केयर नहीं लेता, वो खुद भी नहीं केयर लेते अपने आप की, लेकिन उनकी आप तबीयत देखना बहुत अच्छी होती है। यू कम टू वेस्ट, डॉग्स आर गेटिंग कैंसर्स। तो तो again, the whole idea comes back to the same point, that we are very vulnerable. Harmonious living is very important, एंड वो हारमोनी हमें डिस्कवर करनी ही पड़ेगी। इंडिविजुअल हारमोनी में डिफर टू अदर सम थिंग्स में नॉट बी गुड इनफ। जैसे कि कोई चेन स्मोकर होता है, उसको कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होता, लेकिन एक बंदा होता है जिसने कभी स्मोकिंग नहीं किया होता, उसको कैंसर हो जाता है। ऑल द मेडिकल साइंसेज अल्कोहल विद स्मोकिंग 100% कैंसर। बट आपने कितने लोगों को देखा है कि दे आर स्मोकिंग विद एन अल्कोहल? नहीं होता उनको। बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इट शुड बी, बिकॉज इट्स हाईली पोटेंट टू किल यू। दैट्स हाउ इट कंक्लूडेड। Thank you, sir. Thanks for all the, we can say, it's really speechless saying that you have explained everything so deeply that one has to really listen to it if they have to learn a lot in life. So, once again, thank you. Thanks for giving your time. Thanks for joining in. And we'll be back soon with the new co-author. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ. Sir, have a good day. Take care.